Hello students, today we are going to start the next lecture on the D and F block elements, that is the second property atomic radii. ठीक है, ये atomic radius. ठीक है, in previous class we had discussed the general electronic configuration. ठीक है, general electronic configuration हमने लिखनी सीखी थी. अब next हम पढ़ेंगे क्या चीज़, एटॉमिक रेडियाई. ठीक है, देखिए एटॉमिक रेडियाई को समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, और एक पता होना चाहिए आपको न्यूक्लियर चार्ज. तो फर्स्टली न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर चार्ज. अब बात कर रहे हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की. अब आपको पता है दैट इज द न्यूक्लियस. अगर मैं मानती हूँ ये फर्स्ट शेल है या फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, या शेल का नाम दे दिया आपने KLM एन, या फिर ऑर्बिट का नाम दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ. ठीक है, तो अब आपको पता है कि शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव. तो न्यूक्लियस की कितनी टेंडेंसी है इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अगर इनके बीच में क्या हो रही है, आपके पास अट्रैक्शन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेसिकली. आप मान रहे हो कि सपोज मैं मान रही हूँ कि अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, ये क्या लगी है, स्क्रीन्स लगी है. स्क्रीन्स का मतलब क्या है बेसिकली, कि कोई चीज़ अगर मैं सपोज बोल रही हूँ यहाँ पर एक स्क्रीन लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी, और मुझे पिछला वाला देखना है, तो मैं देख पाऊँगी, नहीं देख पाऊँगी ना. तो वही हिसाब इनका है कि ये जो स्क्रीन्स लग रही हैं, इन स्क्रीन्स को हम क्या मान के चल रहे हैं, शेल्स या ऑर्बिट्स. इनमें क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है और उनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, जब ये न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तो अट्रैक्ट करता ही करता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या हो जाती है, रिपल्शन. नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर देता है, रिपेल करेगा. तो ये जब रिपल्शन होएगी, रिपल्शन होने पे ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये और दूर जाएंगे. तो पहले तो ये न्यूक्लियर चार्ज इसको क्या कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुई, तो इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल. क्योंकि इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो क्या हुई, आपस में इनमें रिपल्शन हुई. समझ आ रही है बात, कि इन इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या हुई, रिपल्शन हुई. पहले तो क्या था, अगर सपोज हम न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस कितनी टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीन की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट. तो ये जो स्क्रीन्स लगी हुई है, ये क्या है, शेल्स है, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो अगर मैं इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे इफेक्ट देखती हूँ, इसकी टेंडेंसी रहेगी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. बट क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स इससे अंदर भी क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इस शेल से अंदर भी क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं. तो इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है. रिपल्शन से ये इलेक्ट्रॉन्स और दूर चले गए, और दूर जाने की वजह से इस न्यूक्लियस की टेंडेंसी होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, क्या होगी, कम होगी. लेकिन किसकी वजह से हुई, जो ये इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट. समझ आ रही है बात. अब देखो, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीजेस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. Attraction of the nucleus decreases to the outermost electron due to the inner electron present in it. So that is called the screening effect. आ रही है बस समझ, ये क्या हो गया आपके पास, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट. क्लियर है. अब आपके पास ये कन्फिगरेशन थी स्कैंडियम की 3D14S2. इसको मैं बोल रही थी आउटर शेल और इसको बोल रही थी मैं इनर शेल. ये इनर शेल क्यों बोला जा रहा था और ये आउटर शेल क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, तो 3 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, इसीलिए इनर शेल बोला जाता है और ये आउटर शेल बोला जाता है. इतनी बात समझ आ रही है. अब देखो, अब वो एटॉमिक रेडियाई में क्या कहता है कि इफ़ वी मूव स्कैंडियम टू मैग्नीज देन द साइज डिक्रीजेस. इफ़ वी मूव, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि अगर हम स्कैंडियम टू मैग्नीज मूव करते हैं तो हमारे पास जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. आयरन टू, अगर मैं निकल मूव करती हूँ तो साइज क्या रहता है मेरे पास, कांस्टेंट रहता है. और कॉपर टू जिंक अगर मैं मूव करती हूँ तो साइज सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है,
बेसिकली देखिए स्कैंडियम की कन्फिगरेशन क्या है 3d1 4s2, नेक्स्ट की क्या रहेगी 3d2 4s2, नेक्स्ट की 3d3 4s2, 3d4 4s2, 3d5 4s2, ये कन्फिगरेशन रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, स्कैंडियम में सपोज मेरे पास ये क्या है न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 3d और यहाँ पर क्या आ गया 4s, यहाँ पर क्या है 3d और यहाँ पर क्या है 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही मैं बात करूँ किसकी टाइटेनियम की, टाइटेनियम में 3d में कितने हो जाएंगे 2, 4s में कितने हो जाएंगे 2, यही बात हो रही है। ठीक है, कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है बेसिकली क्या देखा गया है कि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन कितना है 1, अगले में कितना है 2, अगले में कितना चला जाएगा 3, अगले में 4, अगले में 5। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती है या एटॉमिक साइज क्या होता है बेसिकली डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर डाल लो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज क्या देखी गई है डिक्रीज देखी गई है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, बेसिकली जो ये पॉजिटिव चार्ज है दैट इज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली ये किस में शेल्स में प्रेजेंट है, ये डी सब शेल में प्रेजेंट है और ये एस सब शेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगले में कितने हैं 2, अगले में कितने हैं 3, अगले में कितने हैं 4 और अगले में कितने हैं 5। तो यहाँ पर क्या देखा गया है बेसिकली ये जो न्यूक्लियस है इन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनर शेल में इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, पहले में 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है और फिर 5 है। तो जब आपको पता है जब ये न्यूक्लियस इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो मतलब क्या होगा इसका साइज क्या होगा रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है ये वाला जो न्यूक्लियस है इसकी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्यों? क्योंकि जो आपके पास इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो ये और पावरफुल होता जा रहा है। हमने जैसे पढ़ा था कि अगर ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अगर ये चीज़ कोई पड़ी है और इसको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, उसका पहले साइज यहाँ था, अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस तो साइज यहाँ आ गया, तो साइज में क्या होगी कमी होगी। तो साइज यहाँ पर क्या हो गया डिक्रीज हो गया क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया आपके पास इंक्रीज हो गया। आ रही बात समझ? तो यहाँ से फर्स्ट देखिए फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, मतलब जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या कर पाता है अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज क्या हो जाता है डिक्रीज होता है। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या है बेसिकली डिक्रीज होगा। क्यों? डिस्टेंस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ऐसा देखा गया है कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये ज़्यादा देखा गया है कंपैरेटिवली टू स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। मैंने जैसे कि बताया इनर शेल में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो आउटर शेल को क्या कर सके प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या देखा गया है कम देखा गया है कंपैरेटिवली टू न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो इसलिए इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है कम हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर हम आयरन टू निकल मूव करें, यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि साइज क्या है दैट इज रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए 3D यहाँ पर कितना आ जाएगा 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2। तो मतलब यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए कितने आ गए 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं किसकी बात करूँ ये आयरन की 3D6 4s2। नेक्स्ट कोबाल्ट की बात करूं अगर 3D में कितने आ गए 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यही है, बाहर तो कितने हैं 2 2 इलेक्ट्रॉन। वो क्या कह रहा है इनका जो साइज है वो रिमेन्स दैट इज
कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पर रीज़न क्या है, जितनी पावरफुल न्यूक्लियस है उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी क्या है, यहाँ पर पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जितनी टेंडेंसी से ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी टेंडेंसी से ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं। अट्रैक्शन और रिपेलेशन पावर क्या हो रही है, यहाँ पर इक्वल हो रही है। ठीक है, ऐसा देखा गया है, जितनी टेंडेंसी से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उतनी टेंडेंसी से ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन, और ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितनी टेंडेंसी से अट्रैक्ट कर रहा है उतनी टेंडेंसी से ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसलिए ऐसा देखा गया है कि इनकी जो रेडियाई होती है या साइज होता है वो क्या है, कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, द एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम Fe to निकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यू टू द फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d इलेक्ट्रॉन इज लेस एज इट न्यूट्रलाइजेज द न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा ना। तो इट मीन्स इट न्यूट्रलाइजेज द न्यूक्लियर चार्ज, सो रेडियाई डू नॉट चेंज एज सो मच। इसलिए हम कहते हैं जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतना ही क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। क्लियर है इतनी बात? सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, when we move copper to zinc suddenly we have seen that की साइज़ क्या हो रहा है आपके पास, इंक्रीज हो रहा है। उसका रीज़न क्या है बेसिकली, अगर हम देखें यहाँ पर साइज़ इंक्रीज क्यों हो रहा है, यहाँ पर कितने हो गए 3d9 और 4s2, 3d10 4s2। इसका रीज़न तो आप बेसिकली दे सकते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कंप्लीटली हैं 3d10 और 4s2, उनके बीच में रिपल्शन इतनी ज़्यादा होगी कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम क्या बात कर सकते हैं यहाँ पर, कॉपर और जिंक में सडनली साइज़ इंक्रीज क्यों होता है बेसिकली, कि जब कॉपर के पास अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं कॉपर ले लूँ, ठीक है, 3d कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 7 8 और 1 9। इनर इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो गए कि न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में और इनके बीच में रिपल्शन हो रही है। तो ये क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं और साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आ रही बात समझ? क्लियर है? रिपल्शन क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, एट द एंड ऑफ सीरीज कॉपर टू जिंक हैज़ अ हाई एटॉमिक रेडियाई बिकॉज द ऑर्बिटल्स एज अ फुल्ली फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन नेगेटिव चार्ज, सो रिपल्शन टेक्स प्लेस एंड एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। क्लियर? एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इट मीन्स यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ये इसको ईजिली अट्रैक्ट कर पा रहा है या प्रोटेक्ट कर पा रहा है, ये वाले इनर इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो वी कैन से दैट रिपल्शन विल टेक प्लेस एंड द साइज विल बी इंक्रीजेज। साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हो ना, साइज और एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या है। अगर ये एक ये साइज है, एक ये साइज है, रेडियाई क्या होती है आपके पास, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस। तो अगर साइज इंक्रीज हो गया तो ये रेडियाई क्या हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? कर लोगे? अब देखिए ग्राफ, ये क्या है, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज और ये क्या है, रेडियस। पहले साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, देन क्या हुआ, कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, दैट इज अ कांस्टेंट। फिर कांस्टेंट हुआ, फिर कॉपर से लेकर जिंक तक सडनली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है? कर लोगे? अब देखिए, ये तो बात किसकी थी, जब हम सीरीज़ में मूव कर रहे हैं। सीरीज़ का मतलब क्या, पीरियड्स में मूव कर रहे हैं, स्कैंडियम टू जिंक मूव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यैट्रियम यारी ज़रा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, तो मतलब यैट्रियम से कहाँ तक मूव कर रहे हैं हम, लास्ट वाला एलिमेंट को कौन सा आया, कोई का मतलब कोबाल्ट नहीं है, क्या है, कैडमियम। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के तो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते थे। कैडमियम, यैट्रियम टू कैडमियम एंड व्हेन यू मूव लैंथेनम टू लास्ट में मरकरी। ठीक है, तो मतलब आपके पास ये वाला ऑर्डर देखा गया है। ठीक है, जब आप क्या करते हो बेसिकली, कहाँ से मूव कर रहे हो, स्कैंडियम टू जिंक या फिर यैट्रियम टू कैडमियम या फिर लैंथेनम टू मरकरी।
क्लियर। ये तो बात थी सीरीज की कि जब आप सीरीज में मूव कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें कि ग्रुप्स में, ग्रुप्स का मतलब क्या है, 3D टू 4D, 4D टू 5D। ये तो बात किसकी थी, सीरीज की, कि हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ग्रुप में हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, 3D टू 4D, 4D टू 5D, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ पर अगर ऊपर 3D है ये वाली सीरीज, ये 4D है, ये 5D है, 3, 4, 5 नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ शेल्स की वजह से। नंबर ऑफ शेल्स की वजह से जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, इतनी बात कर लोगे। अब देखो 3D टू 4D टू 5D साइज इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, ठीक है। जो नई शेल ऐड हो जाती है तो इट मीन्स वहाँ पर साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए व्हेन वी मूव 4D टू 5D सीरीज, व्हेन वी मूव 4D टू 5D सीरीज साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। साइज क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब 3D टू 4D मूव करे, साइज क्या है, जनरली सडनली इंक्रीज होगा। बट ऐसा देखा गया है जब आप 4D टू 5D मूव करते हो, मतलब ये एट्रियम टू लैंथनम मूव करते हो, तो आपके पास जो साइज है रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना, इसमें बीच में कांस्टेंट दिख रहा था, तो यहाँ पर क्या साइज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर कितना था, 57, यहाँ पर क्या गया 72। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली 14 एलिमेंट्स का गैप है। तो 14 एलिमेंट्स जो होते हैं नीचे पीरियोडिक टेबल में रखे गए थे एफ ब्लॉक में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, बेसिकली जैसे हमने ये पढ़ा अभी, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब जब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, कि एफ ब्लॉक क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपके पास मैं कहती हूँ ये एफ हो गया, ये डी हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, दैट इज पी, और ये क्या हो गया एस। ऐसे ही जाएगा ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स एफ में जाएंगे, फिर डी में, फिर आउटर पी में, और फिर एस में। तो यहाँ से क्या हो रहा है आप बताओ जरा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कह रहे हैं हम, जब क्या हो जाती है, एफ के इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पे आउटर मोस्ट शेल पे जो आपके पास अट्रैक्शन है वो कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी। अगर एफ ब्लॉक एंटर हो गया, या ये बता दो शील्डिंग इफेक्ट पुअर रहेगा या हाई रहेगा, पुअर रहेगा, बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक में भी क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और एफ ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, ठीक है ना, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं हम जी इसको, कि बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एफ में, तो इनके बीच में रिपल्शन इतनी ज़्यादा होगी, बेसिकली ये क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, और इससे और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल। तो जिसकी वजह से ये क्या शो करेगा, दैट इज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखा गया है कि इनका जो 4D टू 5D जब हम मूव करते हैं तो इनका जो साइज है या रेडियाई है दैट इज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम, ठीक है। हम इस तरीके से डाल देते हैं, रिमेन्स सेम का मतलब दिस वन, आ रही बात समझ। तो ये चीज़ देखी गई है कि दैट इज रिमेन्स सेम। क्लियर है, कर लोगे, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। पहले हमने क्या पढ़ा बेसिकली, कि हमारे पास साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है कांस्टेंट, एंड देन सडन इंक्रीज। साइज़ डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रहेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जो जितनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट व्हेन वी मूव आयरन टू निकल, व्हेन वी मूव आयरन टू निकल, तो हम देखते हैं कि जो साइज़ है वो रिमेन्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है, बेसिकली इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्शन होती है। जितनी ज़्यादा वो रिपल्शन करते हैं उतनी ज़्यादा आपके पास जो न्यूक्लियस होता है उसकी टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो जितनी आसानी से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं उतनी आसानी से ये क्या कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो उनकी जो पावर होती है ऑलमोस्ट ऐसी ही देखी गई है कि वो क्या है, सेम है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, साइज सडन इंक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू द रिपल्शन इन द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इतनी ज़्यादा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं कि वो आपस में क्या है, रिपेल करना शुरू कर देते हैं। अट्रैक्शन पावर कम हो जाती है, रिपल्शन पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से साइड सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
क्लियर है, कर लोगे। यहाँ पे मैंने एक नोट डाला हुआ है, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ रहा है या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने बताया ना, अगर ये शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो साइज बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इनमें और इनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। समझ आ रही बात, रिपल्शन होगी तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको नोट ध्यान रखना है, क्लियर है, करो नोट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक रेडियाई। ठीक है, आयनिक रेडियाई जैसे हमने अभी क्या पढ़ा है, एटॉमिक रेडियाई पढ़ी है, डेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एटॉमिक रेडियाई, बट द डिफरेंस इज डैट कि अगर कहीं पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन का स्टेट का मतलब क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है एक ही एलिमेंट की। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर आ जाती है उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पहले आपको डी ब्लॉक से नहीं समझा रही हूँ, एस ब्लॉक से समझा रही हूँ, आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। ये Na, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अगर कन्फिगरेशन लिखूँ डेट इज 281। अगर मुझे Na पॉजिटिव बनाना है तो इसकी कन्फिगरेशन क्या रहेगी, 28 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। क्लियर। अब अगर इन केस में Mg+2 की बात करूँ, ठीक है, मैग्नीशियम या पहले मैग्नीशियम की बात करूँ, एटॉमिक नंबर 12, 28। अगर मैं Mg+1 की बात करूँ, यहाँ से क्या होएगा, Mg+1 के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितनी आएगी, डेट इज़ 281। अगर मैं Mg+2 की बात करूँ, कितना आ जाएगा, Mg+2 इलेक्ट्रॉन, कन्फिगरेशन कितनी आ जाएगी, 28 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। यही है, ऐसे करते हो, यही करते हो ना भाई। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, एक यहाँ से रिमूव करा दिया, 281 बन गई, एक चार्ज आ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दो, कितना बच गया, 28। ठीक है, ये आयंस बन गए। जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया, ये क्या था आपके पास, एटम था या एलिमेंट था, जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया ये क्या बन गया, आयन। आयन क्यों, क्योंकि चार्ज आ गया। तो इसमें से अगर Mg+1 में से और Mg+2 में से मैं बात करूँ, आयनिक रेडियाई किसकी ज़्यादा होगी, या चलो ये बताओ आयनिक रेडियाई किसकी कम होगी, Mg+2 की Mg+1 की, Mg क्यों होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, मतलब इस पर चार्ज क्या है, कम है। तो मतलब जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी, उसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ अ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, कम होगी। समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो मैंने एस ब्लॉक का इसलिए समझाया ताकि आपको डी ब्लॉक का इजीली समझ आ जाए। अब अगर मैं बात करती हूँ Fe+2 और Fe+3 की, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हो, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। ये डैट इज +2 एंड डैट इज +3। अब हम बात कर रहे हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, इसकी। अगर इसकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मतलब इसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, कम होगी, और इसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। ऐसे ही सिमिलरली अगर आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ निकल, दैट इज Ni+2 एंड Ni+3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, इसकी कितनी है, +2। इसकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इसकी आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है आयनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैंने ये समझाया था ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्लियर है, कर लोगे। चलो यहाँ पे बेटा हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमने आज के लेक्चर में जो डिस्कस करा है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।